हर हफ्ते की तरह शुक्रवार को ब्रेन बस्ट लेके हम हाजिर हैं और आज हमारे साथ बॉम्बे और दिल्ली से गेस्ट हैं। उनका सबसे पहले करते हैं स्वागत और फिर टैग टीवी के सीईओ साहब ताहिर गोरा साहब भी आज इस महफिल में शामिल हैं। एक बहुत सीरियस ढंग से हम ये बातचीत करेंगे कि हिंदुस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं वो किस तरीके से उनको हम एनालाइज करके आप अपने तरफ से जो हम समझते हैं वो आपके सामने पेश करेंगे, आपके अपने व्यूज हैं। लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट आवर गेस्ट। आप जानते ही हैं बहुत टीवी और कई रेडियो स्टेशनों के ऊपर शबनम खान जी जो हैं वो हमारे साथ हैं। पहले उनका स्वागत करते हैं। और संदीप जी हमारे साथ हैं बॉम्बे से और ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें टाइम देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद, जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। और आज की महफिल में हमारे जो सीईओ साहब हैं ताहिर साहब जी, ये किस तरीके से आज के इस इशू को देखते हैं, इलेक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले हम आपस में 2-4 मिनट बात करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। तो ताहिर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें एक तो क्लियर चीज़ हो गई है कि अगर आप लोगों को जी अपना अच्छा रूप दिखाओगे और लोगों के हक की बात करोगे तो फिर आपको हराना तो एक तरफ रहा, आपको मतलब आपकी तरफ किसी तरीके से नीचे सीटें लेके आना वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि मोदी साहब की जो देन है और स्पेशली जिस ढंग से इन्होंने अपनी लेडीज़ में अपना एक बहुत बड़ा महत्व बनाया, वो बहुत कम लीडर्स ने आज तक बनाया। एक टाइम था क्योंकि वो अभी नई नई इंडिपेंडेंस हुई थी, उस वक़्त वो हीरो थे। तो नेहरू का एक ऐसा टाइम था जिस वक़्त लेडीज़ जो हैं वो उनको पसंद करती थी, वो भी पहले 5 साल में 52 से 57। उसके बाद जब उनका भी रूप सामने आ गया तो चीज़ें बदलनी शुरू हुई। आप इस सारे इलेक्शन को कैसे देखते हो? जी डॉक्टर साहब, पहले तो तमाम जो हमारे देखने वाले हैं उनको नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। और हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे गेस्ट पैनलिस्ट शबनम जी और संदीप जी बॉम्बे से और दिल्ली से, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम उनकी बात ज़्यादा सुनेंगे। मैं यहाँ कनाडा में बैठ के जो हम देख रहे हैं, यहाँ प्रदेश में जो जिस तरह भारत की पॉलिटिक्स 2014 से इवॉल्व हो रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि भारत में बहुत सारे जो काम थे वो करने वाले थे, जो लगता था नहीं हो पा रहे। तो वो 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्ट हुए, हमने जो उनकी लेगेसी गुजरात में देखी थी, वही उनका जो जर्नी था वो हमें नज़र आया। फिर सबसे बड़ी जो वहाँ की स्टेट है यूपी, उसमें भी एक बदलाव आया। और जिस तरह फिर योगी जी एक नए ढंग के साथ आए, तो जो एक अब वहाँ पे डिबेट वहाँ पे भी और पूरी दुनिया में भारत के बारे में ये जन्म डॉक्टर साहब ले ली है। हमारे जो पैनलिस्ट हैं इस पर भी बात करेंगे, ये उनसे भी सवाल होगा हमारा और हमारा आपस में भी है कि आफ्टर ऑल अब क्या बीजेपी ही भारत की ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि मेजर स्टेट्स में एक ऑप्शन रह गई है। इसलिए कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का सियासत करने का ढंग है वो बहुत रवायती सा है, जैसे सिर्फ नारे लगाना, बातें करना और उसी स्टाइल में चल रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं तो दिल से इस बात से कन्विंस हूँ कि बीजेपी डिलीवर भी कर रही है। अब ठीक है, भारत में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों की तवक्कुआत होती हैं कि ओवर अ नाइट बहुत सारी चीज़ें हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक घर में ओवर अ नाइट बदलाव नहीं आ सकता। तो 1.4 बिलियन लोगों का देश है। तो बहरहाल इस इलेक्शन में बीजेपी को हमारे टैग स्टूडियो की तरफ से बधाइयाँ हों, चूँकि 4 स्टेट्स में वो जीते हैं। आपको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि आप जिस तरह पंजाब में लैंड स्लाइड विक्ट्री के साथ आए, स्वीप कर दिया ना, ठीक है ना, तो वो भी डिजर्व करते हैं असली झाड़ू। ठीक जी। तो मेरा ख्याल है आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि अपने गेस्टों की तरफ जाए। अब आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में
एक डेमोक्रेसी में ना एक बड़ी सॉलिड अपोजिशन की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। कांग्रेस ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली पिछले कई सालों से। मैं कह रहा हूँ आपको जी, आप समटाइम्स एग्री भी नहीं करते थे, लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं, ये जब से बेटा आया है उसका काम ही एक है कि कांग्रेस को कैसे फिनिश करना। और पिछले 6 साल में हमने देखा है कि किस तरीके से माँ बेटा और बेटी अब जी तीनों ने मिलकर कांग्रेस को बिल्कुल नीचे कर दिया। तो अब आपको लगता है कि कोई नेशनल, मुझे तो लगता है अब सिर्फ रीजनल पार्टीज रह गई, तो नेशनल लेवल के ऊपर मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी नेशनल पार्टी बन सके जो बीजेपी का आने वाले 10-15 साल में मुकाबला कर सके। देखिए, अभी इनका तो दावा है जो हमारे आप वाले हैं कि हम अब नेशनल लेवल पे अपने आप को रीग्रुपिंग करेंगे। अब ये इट्स टू सून टू, उसको 10 साल लगते, ठीक है। लेकिन कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिर्फ इन 3 जो परिवार के मेन लोग हैं, मेरे ओपिनियन में इनका ही दोष नहीं है, दोष कांग्रेस के बाकी बहुत सारे लीडर्स का भी है कि आफ्टर ऑल वो क्यों प्रेशर नहीं डालते अपनी पार्टी में। क्या वो इतने, आई एम सॉरी मैं एक सख्त लफ्ज़ यूज़ करने लगा था, मैंने अपनी जुबान को रोक लिया, क्या वो इतने ही नाअहल हैं कि जैसे शशि थरूर जैसे कादावर नाम है, मैं उनसे एग्री तो नहीं करता उनके स्टाइल से। नहीं, पर 23 लोग जो हैं जी सीनियर लीडर्स, वो तो चिल्ला रहे हैं पिछले 2 साल से। तो फिर इसका मतलब है कि वो अपनी पार्टी क्यों नहीं बना पाते? क्या इतनी नालायक हैं? वो बना नहीं सकते, ठीक है, वो बना इसलिए नहीं सकते, स्वाय 1-2 को छोड़ के वो तो पंचायत का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। ठीक है, तो फिर अगर ये सिचुएशन है तो फिर सिर्फ परिवार को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उस पार्टी में जितने पॉलिटिशियंस हैं, कादावर नाम है डॉक्टर साहब, उन सब की कैपेबिलिटी और एबिलिटी पर सवालिया निशान लगता है। बिल्कुल लगता है। और सबसे पहले शबनम जी से पूछते हैं, शबनम जी आप क्या सोचती हैं कि ये जो एनालिसिस हो रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से अपोजिशन का रोल ख़त्म हो गया, फ्यूचर क्या आपको लगता है? सबसे पहले आप सबको मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, और संदीप भाई को और बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को भी ढेर सारी मुबारकबाद। ये अभी जो आप दोनों डिस्कशन कर रहे थे, स्पेशली मैं अभी कांग्रेस के बारे में बोल रही हूँ कि कांग्रेस क्यों खत्म होती जा रही है, कि क्या राहुल गांधी जी इसका रीजन है या प्रियंका जी इसका रीजन है? जी नहीं, इसका रीजन है वो सारे नेतागण कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने जब तक सत्ता रही मलाई खाई, खूब अपने पेट मोटे किए। भ्रष्टाचार जो आज आप पर हम कांग्रेस पे लगाते कि भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार भी किया। और जब मेहनत करने की बारी आती है तो सारे के सारे नदारद नजर आते हैं। सारे के सारे चाहते हैं कि मेहनत आप कर लो, जब सत्ता आएगी तो हम मंत्री बनके माल खाने आ जाएंगे, एसी में बैठकर सुकून की जिंदगी जीने आ जाएंगे। ये है सबसे बड़ा रीजन। और कार्यकर्ताओं से जो बड़े नेता जो आप और हम बात करें, राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो, इनके नेताओं से मिलना बहुत दुर्लभ है, दूर है बहुत अपने कार्यकर्ताओं से। कोई संवाद नहीं, कोई इनसे मिल नहीं सकता। अरे जब आप अपनी वो वाली प्यारी जनता जिसने आपको 60 साल सर आंखों पर बिठाया है, आप उसको ही दूर कर देंगे तो आपका हाल यही होना है। मुझे लगता है उनको दिल के और घरों के दरवाजे और ज्यादा खोलने चाहिए थे, क्योंकि जितना पेड़ फलदार होता जाता है उतना ही झुकता जाता है। पर सारे नेता अपने अपने घरों में रहते हैं, कोई आगे बाहर। मैं मोदी जी से अगर तुलना करूं तो मोदी जी को आप देखिए, कहते हैं भाई राजनीति की वजह से उसके पैर धो लिए। मैं बोलती हूँ आप राजनीति की वजह से ही धो, किसी के पैर तो धो, किसी के पास तो खड़े हो जाकर, किसी को सम्मान तो दो। राजनीति में तो सब लोग राजनीति करते हैं, हो सकता है वो इस तरीके की राजनीति करते हो, तो उसमें बुराई क्या है? अरे जनता जो देखती है, जनता जो दूर से देखती है, वो ही उसको सब कुछ दिखाई देता है। तो मोदी जी का एक अलग तरीके का राजनीति करने का तरीका है, वो जनता को बेइंतहा पसंद है। और मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक से बचाने के लिए मोदी जी ने एक बड़ी पहल की, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ताहिर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि 18 घंटे काम करते हैं,
और 365 दिन काम करते हैं। वेयर एज उन्होंने ठीक कहा कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जी, वो अपने घरों में बैठते हैं, और राहुल साहब जो हैं वो इलेक्शन ख़त्म हुआ और वो इंग्लैंड चले जाते हैं 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए। वो छुट्टी नहीं जाते, पिछले 6-7 साल में जी। वो छुट्टी पे नहीं गए। इस तरीके से आज मैं सुन रहा था एक जगह पर कि क्योंकि वो खुद 18 घंटे काम करते हैं, हर मिनिस्टरों को ये मुसीबत लगती है कि उनको भी दफ्तर में बैठना पड़ता है। ये अगर शाम के 8 बजे तक बैठे हुए हैं तो उनको भी बैठना पड़ता है। तो अब आप, मेरा जरा गला थोड़ा सा आज ठीक नहीं, अब आप इन सब से बात करें। जी, मैं सिर्फ कमेंट करूंगा डॉक्टर साहब, मेरे नज़दीक ये भी कंपैरिजन अब ज़रूरी नहीं है कि हम बीजेपी का कांग्रेस के साथ कंपैरिजन करें। कांग्रेस तो जो अब कर रही है वो उसका जो उन्होंने बोया है वो तो काट ही रहे हैं। मेरा इशू ये है कि हमें बीजेपी को और भारत की सरकार को और आज के भारत को इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में देखना है। मोदी जी का सिर्फ और सिर्फ काम करने की जो 18 घंटे की मेहनत है वही नहीं है, उनका विजन भी है, क्योंकि विजन सम टाइम मेहनत से बड़ी चीज़ होती है। आप 18, 20, 24 घंटे तभी काम करेंगे जब आपके पास गोल होंगे। मेरा ख्याल है संदीप जी को हम लेते हैं। संदीप जी, आप बॉम्बे में बैठे हुए हैं, पार्टी के वहाँ पे को स्पोक्स पर्सन भी हैं। ये बताइए कि बॉम्बे में भी बीजेपी का स्टेट लेवल पे राज रहा और एलाए थे शिवसेना वाले। मैं उनकी भी पास में बहुत कदर करता था। होपफुली चीज़ें फिर जुड़ जाएंगी। तो बॉम्बे में बैठे हुए ये जो जीत यूपी की है वो आपको महाराष्ट्र में कैसी दिखती है? महाराष्ट्र में ये मोमेंटम अब क्या अगले स्टेट इलेक्शन में बिल्ट होगा जो यूपी में बना हुआ है? बिल्कुल ताहिर साहब, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश पर बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय जो है चुनाव के दौरान मैं उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया, और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मैंने जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया था। डॉक्टर साहब से भी उस समय बातचीत हुई थी, और डॉक्टर साहब के सामने जो मैंने आंकड़े रखे थे और जिस तरह से मैंने कहा था कि नियर अबाउट 300 सीट्स जो है हम ला रहे हैं और वो आई, तो ये कहीं ना कहीं ये है कि हम लोग जो ग्रास रूट पे काम कर रहे थे, जो नीचे लेवल पे जाकर काम कर रहे थे, सड़क पर उतरकर गली चौबारों में नुक्कड़ों पर जाकर काम करना, वो हम लोगों का जो अनुमान था वो सही था। और वो आज जो हमने कहा था डॉक्टर साहब इसी आपके ही चैनल पर, आपके मंच पर, तो वो आज सच साबित हुआ। और इस जीत के लिए शबनम बहन ने मुझे बधाई दी। ये बधाई डॉक्टर साहब, ताहिर साहब, शबनम बहन सबकी है। देखिए, अभी आप लोग बात कर रहे थे एक खास घराने की और उस राजनीति की। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उन राज्यों में एक बात देखिएगा कि आपको एक घराना शाही, एक घराना दिखता था। एक व्यक्ति जो है वही व्यक्ति पार्टी का नेतृत्व करता था, वही सुपर बॉस होता था, वही सब कुछ होता था। इन चुनावों के दौरान जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई हो, चाहे अलग अलग राज्यों में आई हो, ये जो घराने की जो एक कल्चर था कि नहीं, मैं गांधी का बेटा है तो गांधी का ही बेटा जो है चुनाव में लड़ सकता है, वो पार्टी पर कंट्रोल कर सकता है, या उनकी बहन है तो वही कंट्रोल कर सकती है, या उनका जो नाती होगा, उनका पोता होगा, या जो दूसरे कांग्रेस के नेता होंगे, वो कम से कम हमारे भारत में, हमारे भारत देश में वो सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज हुआ है। और एक ग्रास रूट लेवल के मोदी जी के बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने संघ में भी काम किया, बहुत नीचे स्तर पर जाकर काम किया, उन्होंने अलग अलग हिस्सों में काम करते हुए आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। योगी जी के बारे में भी आप देखिए, साफ तौर पर है वो किस तरीके से लोकल इकाइयों से आते आते जो है इस जगह पहुंचे हैं। आज विधानसभा में गए हैं, लोकसभा में गए हैं चुनकर, और आज जो है वो मुख्यमंत्री, वो भी दूसरी बार का मुख्यमंत्री हुई है। और जब ये जीत सिर्फ जीत नहीं है डॉक्टर साहब, आपके दर्शकों को ये बताने की आवश्यकता है कि ये जीत तब की जीत है कि एक तरफ चुनाव होता था पहले कि आप विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां सत्ता पार्टी से लड़ती थी और उसमें जो है आपको रोकने की कोशिश करती थी।
राज्य के लोगों को अपने अपने मुद्दे बताए जाते थे, अपने मुद्दों से जो है प्रभावित करने की कोशिश होती थी कि कैसे जो है उन्हें अपनी अपनी और जो है अपनी वोट के लिए उन अपनी तरफ जो है डाइवर्ट किया जाए। लेकिन इस बार देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव, पिछला चुनाव मायावती बहन और अखिलेश बबुआ ये सारे लोग एक साथ होकर लड़े। इस बार भी जो चुनाव जो हुए हैं उत्तर प्रदेश के, वो देखिए कि किसी एक पार्टी ने नहीं, महाराष्ट्र से शरद पवार समर्थन कर रहे थे, शिवसेना जाकर वहां जो है अखिलेश की समर्थन कर रही थी, यहां तक कि पश्चिम बंगाल से बहन जी आ गई थी मदद करने। मतलब पूरे देश का विपक्ष जो है आपसे लड़ रहा था, आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनता ने जो साथ जो विश्वास दिखाया उसके लिए हम सब जनता का जो है हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जो विश्वास दिखाया है वो निश्चित तौर पर उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरी उतरेगी। दूसरी चीज सुदीप जी, अभी आपके पास आते हैं। आपने जो महाराष्ट्र पर जो सवाल किया है जी, निश्चित तौर पर ये मेरे बताने का पीछे परिप्रेक्ष्य यही था कि जिस तरीके से पूरे देश की जो है राजनीतिक पार्टियां एक होकर जिस तरीके से विरोध कर रही थी, जिस तरह से रोकने की कोशिश कर रही थी, यानी आप देखिए कांग्रेस वहां आपका विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का, यहां तक कि शिवसेना, वो शिवसेना जो मात्र महाराष्ट्र में सिमट कर है, अभी तक उसका बाहर कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, वो शिवसेना भी गई थी वहां और वो भी जो है आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही थी। शरद पवार पूरी तरीके से सभी को, जितने विरोधी गुट हैं उनको एक करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब धराशायी हुए हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है कि ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी दुगने उत्साह से, दुगने रिस्पॉन्स से लोगों ने उन्हें साथ दिया। कुछ सीटें हमारी कम जरूर हुई है, लेकिन जो विश्वास उत्तर प्रदेश ने दिखाया है वो निश्चित तौर पर आने वाले महानगर पालिका चुनाव है, अभी मुंबई समेत कई महानगर पालिकाओं के चुनाव है, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, उसका परिणाम निश्चित तौर पर होगा। और उत्तर प्रदेश ने ये दिखा दिया, उत्तर प्रदेश चाहे उत्तराखंड हो, असम हो, ये तमाम वो इलाके हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि अब आपको एक ऐसा नेतृत्व देना होगा जो किसी घराने का मोहताज नहीं हो, वो काम करने वाला हो, वो काम को जानता हो और काम के साथ साथ वो डिलीवरी करने जानता हो। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि मोदी जी 12-12, 14-14, 16-16 घंटा काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप देखिए भारत की स्थिति कैसी हुई है। आज विदेशों में भी रूस और यूक्रेन की युद्ध में भी भारत का की जो छवि उभर कर सामने आई है वो मात्र मोदी जी की वजह से। आप देखिए इससे पहले भी इस हिंदुस्तान में सरकारें होती थी, लेकिन हम जितनी मजबूती के साथ हम निकलकर सामने आए हैं, निश्चित तौर पर हर भारतीय का, तो हिंदुस्तान से किसी न किसी रूप में संबंध रखने वाले का सीना जो है वो 56 इंच का होता है और गर्व महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान आज दुनिया भर के नक्शे पर, दुनिया भर के तमाम ताकतवर देशों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए, और इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ताहिर साहब, मेरा एक सवाल है जी आपको और शबनम जी को जी, कि जब इतनी आप लोगों की आस पे उतरते हैं, आप एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा देते हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है पॉलिटिक्स में। अब आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, हाँ जी, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा करने में इनको 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? डॉक्टर साहब, डेफिनेटली इनको मेहनत करना पड़ेगी, और जितनी जितनी आप सेवा करते हैं उतनी उतनी जनता की ख्वाहिश होती है कि हमारे इश्यूज और हल हों। लेकिन मैं जो यहाँ पे भी बैठ के भी और जब कभी भारत भी जाता हूँ, एक बात अच्छी देखता हूँ कि बीजेपी के जो चाहने वाले हैं, जो वोटर्स हैं, वो बहुत मैच्योर हैं, वो समझते हैं कि भाई और बहुत कमिटेड हैं। डॉक्टर साहब कमिटेड है, कमिटेड तो ठीक है वो, और वो समझते हैं कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशंस है
लेकिन एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ ये क्या पॉसिबल है इमीडिएटली और क्या पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली, क्योंकि मुझे वो रिफ्लेक्शन मिलती है सोशल मीडिया पे। जब मैं बीजेपी के कमिटेड साथियों की सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे ओपिनियंस देखता हूँ तो मुझे उनकी मैच्योरिटी का एहसास होता है, उनकी कमिटमेंट का भी एहसास होता है कि वो वाकई ही कमिटेड है। चूँकि बीजेपी सिर्फ काम का नाम ही नहीं है, बीजेपी एक जो भारतीय सिविलाइजेशन है उसके रिवाइवल का भी एक इम्पैक्ट है। तो वो जो कमिटेड उनके साथी हैं ना, वो उससे बहुत प्यार करते हैं उस बात से। हर ये एक लंबी बहस अलग सी है, लेकिन शबनम जी से आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं उसमें एक और बात इनसे भी जानना चाहूँगा। एक तो एक्सपेक्टेशन की शबनम जी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, दूसरा आपने अभी पीछे कहा कि मुस्लिम ने भी अपरेंटली वोट दिए हैं, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा सीटें उनके पास आई हैं। दूसरा जो मामला है, अवैसी जी ने बहुत कोशिश की, अभी संदीप जी कह रहे थे कि ममता जी भी गई, कौन नहीं गया यूपी, किसने कोशिशें नहीं की। अवैसी साहब तो लगता था उधर ही बैठे हुए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा मुस्लिम कार्ड से प्ले करने की कोशिश थी, लेकिन काम नहीं आया उनका जो भी अंदाज था पॉलिटिक्स का वहाँ पे। तो आप क्या महसूस करती हैं कि जो मुस्लिम्स एक काफ़ी बड़ी तादाद में यूपी में रहते हैं वो भी समझ चुके हैं कि इनफैक्ट बीजेपी कम्युनल नहीं है एज कंपेयर टू अदर पार्टीज जो कम्युनल कार्ड खेलते हैं, काम नहीं करते? इसको भी जरूर शामिल कीजिए अपनी राय में। डॉक्टर साहब, मुस्लिम अभी उतना नहीं समझे हैं जितना आप और हम सोच रहे हैं। उनका पक्ष अभी भी सपा की तरफ ही था, लेकिन हाँ, थोड़े मुस्लिम अभी अवेयर जरूर हुए हैं कि ये सब लोग हमारे नाम से वोट बंटवाकर, वोट दिलवाकर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को और हमारा इस्तेमाल करते आ रहे। ये तो पक्का डेफिनेटली मुस्लिम समझता है। लेकिन फिर भी अभी जो भाजपा का कि भाजपा वो है हवा आपको खा जाएगी, भाजपा हवा है आपको खा जाएगी, उसको खत्म करने के लिए कुछ समय तो लगेगा। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को गले लगाती जाएगी, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को और थोड़ा आगे बढ़ाती जाएगी, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी सच में थोड़े जो अभी शब्द इस्तेमाल करती है मुस्लिम्स के लिए उसको छोड़ती चली जाएगी, तब मुसलमान एक तरफा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएगा। आज भी मैं उत्तर प्रदेश में ही थी, मैं आपको बड़ी क्वांटिटी में मुसलमानों की राय बता रही हूं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं जालीदार टोपी बता के भगाना दे, कहीं ऊंचा पजामा बता के भगाना दे, अभी आपके पास आने से कतराते हैं संदीप भाई। ये एक बड़ी सच्चाई है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अगर आप भी कांग्रेसी हो जाएंगे, अगर आप भी सिर्फ मुसलमानों का जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, हमेशा वोट ली फिर उनको दिया कुछ नहीं, और मैंने उनको अवेयर भी किया, सरकार आपके घर देने नहीं आती है, सरकार की स्कीम्स 1 करोड़ है, आपको लेने जाना पड़ेगा, डरिए मत भारतीय जनता पार्टी से। वो हमारी भी सरकार है भाई, मुस्लिम की भी सरकार है, पर आपको भी थोड़ा सा अपने हाथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे मुस्लिमों की तरफ और उनको खुले दिल से स्वागत करना होगा। और दूसरी बात आप पर हम ओवैसी जी की जो बोल रहे हैं कि ओवैसी जी 1-2 सीट पर तो ओवैसी जी के लिए कड़ी मशक्कत की है, लोगों ने 1-2 सीट पर काफी मशक्कत की है और मुस्लिमों ने दिल जान से लड़ाई लड़ी कि यही है एक बैरिस्टर, जैसा मैंने सुना, मैं मुस्लिमों के मुंह की सुनी हुई बात बता रही हूं आपको, मैं अपनी तरफ से नहीं बनाती हूँ कुछ। उन्होंने कहा बैरिस्टर है, बैरिस्टर हमें सिर्फ वही बचा सकते हैं। मैंने बोला तुमने किया क्या है जो कोई तुम्हें बचाने के लिए आए? अरे अपराधी को तो वकील बचाएगा, जज साहब देखेंगे कि अपराध किया या नहीं, निरपराध व्यक्ति को क्यों डरने की जरूरत है कि हमें बैरिस्टर बचाएगा? आपको हमेशा सरकार जो आपको दे रही है वो लेना चाहिए, और किसी भी, अगर भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ नाजायज करेगी तो हम लड़ेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ नाजायज कर रही है तो हम लड़ रहे हैं। तो आपको कम से कम आप दिमाग खोलने पड़ेंगे। तो मुस्लिमों को धीरे धीरे समझ आना शुरू हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ ना कुछ शब्द ऐसा जरूर बोल देते हैं, मैं आपके माध्यम से, डॉक्टर शादा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक कई बार बोला है मैंने टैग टीवी पर कि
प्लीज मुसलमानों को आपको खुले दिल से स्वागत करके लेना चाहिए। और जो भी आपका एक जो पैटर्न बन गया है ना कि आपने जैसे हिंदुओं को जागृत किया है, ऐसे ही मुसलमानों को भी जागृत कर रखा था उन लोगों ने, लेकिन अब आपको उनको ये जागृत करना पड़ेगा। आइए, हमारी पार्टी में भी स्वागत है, ससम्मान, हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, ये आपको बड़े परिप्रेक्ष्य में दिखाना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे कि मैं तो मुसलमानों से प्यार करता हूं और मुसलमान भी मुझसे प्यार करते हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी। महिलाएं काफी 3 तलाक की वजह से, नो डाउट, और अभी यूपी का जो सुरक्षा का मुद्दा रहा है, मुस्लिम बहनें बहुत खुश हैं इससे। मुसलमानों की मैं खासकर स्पेशली इसलिए आपको डिफाइन कर रही हूँ मुस्लिम वर्ड, ताकि क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से आती हूँ, मैं उन लोगों से ज्यादा बात करती हूँ, ज्यादा उनसे पूछती हूँ हर एक चीज। तो चाहे पति से छुट्टी देकर आई हो या पति को बताकर देकर आई हो, पर आपकी उन्होंने बहुत मदद की है। आपको भी इसी तरह से खुले दिल से उनका स्वागत करना चाहिए। जी संदीप जी, डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी जी संदीप जी। ताहिर भाई, डॉक्टर साहब, शबनम बहन जो कह रही है, मैं भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में था, चूंकि मैं जिस हिस्से का रहने वाला हूं वो जौनपुर इलाका, वो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता है। उस हिस्से में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है। एक बात देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नफरत की बात नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सबके लिए है। उत्तर प्रदेश में पहचान जाते हैं भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इस तरीके की बात प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए भाई। जी, मैं क्यों कहा था वो भी मैं बताता हूँ। आज उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ घरों में राशन पहुंचा है। वो राशन कहीं भी हमने ना धर्म देखी, ना कोई जाति देखी, ना कोई भेदभाव किया। वो तमाम 15 करोड़ लोगों को जनता ने उस राशन का लौटाया है, आपको वोट देकर आपको लौटा दिया राशन का। मैं क्लियर कर लेता हूँ। मैं मतलब भेदभाव वाली बात पे मैं पहले बात बताता हूँ, उसके बाद मुस्लिमों के बीच में जो रहा वो भी मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ जो आवास योजना में जो वहां लाभ पहुंचा है, उसमें भी मुस्लिम परिवारों को आवास योजना में भी लाभ मिला है। कहीं भी हमने भेदभाव नहीं किया है, या हमने ये नहीं कहा है कि भेदभाव के जरिए जो है किसी को अलग रखा जाए। बिजली वहां मिली है, उसमें भी जो है कोई भी भेदभाव नहीं मिला है। बिजली तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम बस्तियों को कम मिली हो, हिंदू बस्तियों, जबकि पहले ऐसा होता रहा उत्तर प्रदेश में। अगर अखिलेश यादव की सरकार होती थी तो जाति विशेष के लोगों की यहाँ अगर उनका ज्यादा वोट बैंक है, वहां वो बिजली पहुंचती थी, और जहां पे दलित बस्ती थी, जहां दूसरे बिरादरी के लोग थे, वहां बिजली नहीं पहुंचती थी। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। शबनम बहन, आप तो बहुत नजदीक से आपने देखा होगा, आपने इसका अनुभव लिया होगा। लेकिन इस राज्य में, मतलब बीजेपी के दौरान, ये कहीं भी इस तरह की चीज नहीं दिखी है। बिजली है तो वो मुस्लिम बस्ती में भी है, हिंदू बस्तियों में भी है, हरिजन बस्तियों में भी है। यादवों ने भी उसका भरपूर आनंद लिया है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे उस नौकरी की व्यवस्था हो। हमारे यहाँ जाति देखकर हमने किसी को ना नौकरी दी, ना राशन दिया, ना बिजली दिया, ना आवास दिया। दूसरी चीज, शबनम, मैं उत्तर प्रदेश में, मैं जिन हिस्सों में मैं घूमा हूं चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, देखिए जौनपुर का हिस्सा जो है, आप जो राजनीति की समझ रखते हैं या राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है, ऐसे मुसलमानों को अगर मैं छोड़ देता हूं, वो आम साधारण परिवार जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम से काम रखते हैं और वो इस तरह के बहकावे में नहीं आते। वो परिवार के महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जिस हिस्से से मैं आता हूं, वहां चाहे जौनपुर हो, प्रतापगढ़ हो, सुल्तानपुर हो, ऐसे हिस्सों में कई बाहुबलियों का आतंक रहा है। प्रयागराज हो, ऐसे में बाहुबलियों का आतंक रहा है। वहां पर वो, मतलब जब मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के चले, नकाब में चले या बाकी चीजों में चले, जो छीटाकसी होती थी, कमेंट किए जाते थे बद्दे बद्दे, उन चीजों पर लगाम लगी। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा, जिन लोगों को मारा, जिन लोगों को रोमियो स्क्वाड के जरिए जो है पकड़ा,
कहीं भी ये देखकर नहीं पकड़ा कि मुस्लिम लड़की के साथ कर रहे हो तो ये आप कर सकते हो, हिंदू लड़की के साथ नहीं कर सकते, ये भेदभाव नहीं था। हमने पूरी तरीके से जो व्यवस्था थी वो क्लियर रखी है कि ये सभी के लिए, जो बेटियां हैं, उस राज्य का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो मुख्यमंत्री हो या देश का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री हो, वो बेटियां उनकी है और सुरक्षा हर बेटी को मिलना चाहिए, ये हमारा मकसद था। शिक्षा में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोगों को मुफ्त शिक्षा महिलाओं को दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, शबनम बहन, वो कहीं भी जाति, बिरादरी या धर्म देखकर नहीं देखा गया। और जो अपनी जालीदार टोपियों की बात कही, आप इस पूरे भारतवर्ष में जब सीएए के कानून के बाद जो स्थिति बनी थी वो बनाई गई थी, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह के कमेंट कर रहे थे कि आप सड़क पर उतरो, आपके आर पार की लड़ाई लड़ो, और उसके बाद जिन लोगों ने ये किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में उपद्रव मचाया, तोड़फोड़ की, आगजनी की, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, अगर टोपी को बदनाम करते हैं, वो जालीदार टोपी को बदनाम करते हैं, तो उन पर जो है कटाक्ष किया जाएगा। हमारी पार्टी में आज मुसलमान उम्मीद से अब ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, चाहे मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, आज हमारे साथ जो है हमारी मुस्लिम विंग जो है बहुत बड़ी, बहुत अल्पसंख्यक विंग बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत तेजी से लोगों को जोड़ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के अपने क्षेत्र में, गृह क्षेत्र गोरखपुर की अगर मैं बात करूं, वहां पे 99% मुस्लिम, मैं फिर से कह रहा हूं 99% मुस्लिम बाबा जी को पसंद नहीं करते, वो देवता की तरफ पूजते हैं, उन्हें इस तरह की सम्मान देते हैं कि अगर यहाँ कोई गया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसे न्याय मिलता है। तो ऐसे में जो समझदार मुस्लिम है, जो लोग समझते हैं कि राजनीतिक जो फैलाया जाता है, विद्वेष फैलाया जाता है, अगर उससे आप अलग हटकर चलते हो तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, और कहीं भी हमारे यहाँ वो भेदभाव नहीं है जो भेदभाव दूसरी पार्टियों में देखकर, जहां आप एमवाई फैक्टर आप काम कर रहे हो, आप सीधे सीधे तौर पर कह के आप काम कर रहे हो, इसका मतलब आपके मन में द्वेष है। आप जो है आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस जो है वो अब इसी तरह की बात करती थी, बसपा इसी तरह की बात करती थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव ने सबको जवाब दे दिया है कि अब चाहे वो एमवाई फैक्टर लेके आओ, चाहे आप कोई फैक्टर लेके आओ, अगर आप राज्य में सुरक्षा नहीं दे सकते हो, एजुकेशन नहीं दे सकते हो, शिक्षा का स्तर नहीं सुधार सकते हो, बिजली नहीं दे सकते हो, तो आपको राज्य की जनता बिल्कुल आपको गले नहीं लगाएगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, आपसे अभी बात, कोई जो है आपसे अभी बात करते हैं ताहिर साहब जी। ये मायावती जी बहुत बड़ा किसी वक्त फैक्टर बन गई थी जी जी। और लगता था कि हिंदुस्तान के डिफरेंट एरियाज में भी जहाँ जहाँ पर अपने गरीब तबका है वहाँ पर ये छाई रहेंगी। इस पर ना तो वो नज़र आई, ना ही उनके दो ही सिर्फ एमएलए बने। ये मतलब फ्यूचर में लगता है कि वो तो जैसे कांग्रेस ख़त्म हो गई जी, मायावती भी ख़त्म हो गई। तो मुझे जो फिक्र लगता है वो ये है, जैसे मैं आपको बार बार कई बार पूछता हूँ कि अपोजिशन अगर ख़त्म होती जाएगी तो फिर एक डिक्टेटोरियल बिहेवियर की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। डॉक्टर साहब देखिए, अपोजिशन जो है वो उसको कोई ख़त्म तो नहीं कर रहा ना, वो तो अपनी हरकतों की वजह से ख़त्म तो नहीं मैं कहूँगा, अपनी हरकतों की वजह से मिनिमाइज हो रही है ना, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर हम सेंटर में सूरत हाल को देखें तो बीजेपी की बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, हाँ। लेकिन जितनी भी अपोजिशन वहाँ पे है वो भी इफेक्टिव नहीं है। तो डेमोक्रेसी में दुनिया में डॉक्टर साहब कहीं भी हो, आपको याद होगा कि इवन भारत में भी एक समय आया था कि जब बीजेपी सिमट कर दो सीटों तक रह गई थी, ठीक है। यहाँ हमारे कनाडा में डेमोक्रेसी में हमने, आप तो यहाँ पर दो एमपी रह गए थे। तो ये तो फिर पूरी दुनिया का एक जो डेमोक्रेसी है वो पानी के धारे की तरह है, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। अब वो तब कोई सोच सकता था कि जब कनाडा की ऑपोजिशन में 2 रह गए थे एमपी रह गए थे, तो वो कभी कोई सोच सकता था कि वही फिर सरकार में आएंगे, उन्हीं यही जनता पार्टी की सूरत में भारत में हो, ठीक है, उन्हीं की सरकार बनेगी। अब अगर 2 लोगों की उस वक्त की जो पार्टी है उस वक्त की,
आज 300 प्लस पे खड़ी है। तो जिनके पास आज भी अपोजिशन में 50-60 सीटें हैं, तो वो 2 से ज्यादा ही उनके पास होप होनी चाहिए ना। पर ये भी तो चाहिए। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो हम अभी सोचते हैं ना, हमें बेचैनी होती है कि भाई ये आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी के सफ़र में एक मजबूत अपोजिशन भी चाहिए। तो अब वो नहीं है, इसलिए कि डेमोक्रेसी का जो धारा है उसने डिटरमिन कर दिया कि भाई ये जो लोग हैं अभी काम के नहीं हैं, फिर उन्हीं में से ऑटोमेटिकली होता है। देखिए, मैं बार बार आपकी मिसाल दे रहा हूँ, मैं कोई आपका फैन नहीं हूँ, लेकिन आप बहरहाल एक नया तो नाम है ना। अब आप भी उसी गैप को पूरा कर रहे हैं ना। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल की जो एक लंबी लेगेसी रही है, उसको क्लीन स्वीप करना कोई सोच सकता था डॉक्टर साहब? मतलब ये साल पहले तो हम नहीं सोच सकते। नहीं, बिल्कुल 6 महीने पहले भी नहीं सोच सकते थे। तो वो जो कैप्टन अमरिंदर साहब ने जो कहा था कि ये ऐसा सेल्फ गाइडेड मिसाइल है सिद्धू की वजह से वो सारा फड्डा बैठा ना। अब सिद्धू को बड़ी ख्वाहिश थी कि जी मैं पाकिस्तान के साथ बड़े गले मिलूं। इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई आप अगर पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ें तो जीत जाएंगे। अब मैं सोचता हूँ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो जीत नहीं सका, और पाकिस्तान में भी जो उसका क्रिकेटर जो उसका पार्टनर है वो खुद अब जाने वाला है। लग रहा है। हाँ, वो खुद अब जाने वाला है। तो ये जो क्रिकेटर्स सोचते हैं कि भाई हम ही को दुनिया के हीरो हैं। अब भारत में कोई अकेला सिद्धू ही तो क्रिकेटर नहीं था ना, या नहीं। भारत में डॉक्टर साहब हजारों नाम है क्रिकेट में, बड़े बड़े नाम है। तो अब वो यही इमरान खान का हाल था कि भाई मैं हूं सब कुछ, बाकी तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही कोई नहीं करता। क्रिकेट किसी को आती ही नहीं है भाई। जावेद मियांदाद, हनीफ मोहम्मद से लेके जावेद मियांदाद, कैसा कैसा बड़ा खिलाड़ी पड़ा हुआ है, फॉर गॉड सेक। तो ये जो डॉक्टर साहब शवाब अख्तर नहीं डॉक्टर साहब, ये जो लोग जिसको हम कहते हैं ना नार्सिसिस्ट होते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं नरगिसियत का शिकार होते हैं, सिद्धू वाज वन ऑफ दोज। और वो सेल्फ गाइडेड मिसाइल ऐसा था जो पंजाब में ले बैठा। और एक जो आपकी बात है कि वो फिर एक जो वैक्यूम था, जो वॉइड था, वो पता ही नहीं चला, विद इन 6 मंथ्स पूरा हुआ है। शबनम जी, आप क्या सोचते हैं कि आप पार्टी जो है वो आने वाले टाइम के ऊपर इनके मुताबिक तो वो वैक्यूम पूरा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप पार्टी जो है, अगर उन्होंने अच्छा ना किया पंजाब में तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर उन्होंने अच्छा कर दिया तो हो सकता है कि कांग्रेस ही जो है वो आने वाले डिफरेंट स्टेट्स में इनके साथ मिल जाए। जैसे ममता बनर्जी ने तो कल बयान भी दे दिया कि आओ कांग्रेसियों, हम आपको गले लगाते हैं। तो आपका सिनेरियो कैसे नजर आ रहा है फ्यूचर का? डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप कह रहे थे ना विपक्ष खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विपक्ष तो हमेशा रहेगा, हालांकि बहुत कमजोर, और कांग्रेस और बसपा सपा की बात करें तो बहुत कमजोर और लुढ़का हुआ विपक्ष आप पर हम कह सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को कम मत आंकिए। वो संदीप भाई की जान के पीछे संदीप भाई आपकी जान के पीछे अभी एक विपक्षी है बहुत करारे, और आम आदमी पार्टी को कोई भी कमतर आंकने की कोशिश ना करे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जमीनी वर्क है ना, इसी तरह से केजरीवाल भी प्लान करके उसको पहले सॉलिड तरीके से प्लान करते हैं, फिर अपने कार्यकर्ताओं से उसका इंप्लीमेंट करवाते हैं। और वो कांग्रेस और सपा की तरह सिर्फ हाथ हिलाने वाले रैली में नहीं जाते हैं, वो भी नीचे ग्राउंड वर्क उसी तरह से करते हैं जिस तरह से आरएसएस को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। कि आरएसएस वालों को मैं देखती थी 2 बजे भी रात को जाकर घर में घंटी बजा के, भाई साहब ठीक हो, बहन जी ठीक हो, इस तरह से पूछना और उनको मोटिवेट करना। ये मैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बचपन से देख रही हूँ इस तरह से काम करते हुए। तो केजरीवाल भी प्लानर बहुत बड़े हैं, और पंजाब में, दिल्ली में उन्होंने दिखाया भी अपना जलवा। ऐसे ही कोई जनता किसी को वोट नहीं करती है, आप याद रखिए। अब वाली जो जनता है ना, वो वाली नहीं रह गई है कि हम रैली में बड़े नेता हैं, हाथ हिलाएंगे खाली और काम बन जाएगा। उनको ग्राउंड पे कुछ चाहिए भी। अब आप लोग फ्री वाली भी बात करते हैं कि फ्री का भी, अरे हम आपको वोट देते हैं गर्मी बरसात में, क्या हुआ अगर आप हमें थोड़ा राशन पानी दे देते हो? तो क्या हुआ अगर आप हमें थोड़ी बिजली फ्री दे देता हो? तो पसीने बहाकर आपको वोट नहीं डालकर आते हैं क्या हम लोग? टैक्स देते हैं अवाम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट।
हाँ, अच्छा है वो चुपचाप पूड़ी खिलाते थे कुछ लोगों को और वो पेट मोटे करके आपके साथ रहा करते थे, सब गरीबों की वोट बेच आया करते थे। एटलीस्ट सीधा गरीब के पास तो जा रहा है सामान, एटलीस्ट सीधा उससे। अभी उत्तर प्रदेश में मैंने जितने भी लोगों से बात करी, सब इस बात से खुश थे, राशन आता है बहन जी, बिजली भी आती है बहन जी। ये मैं आपको इस साधारण शब्दों में इसलिए बोलती हूँ ताकि जो भी प्रोग्राम देखे बहुत बहुत, और हम जहां तक भेजते हैं इस प्रोग्राम को, उनको समझ आनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा था हमने उनकी बात वहां तक पहुंचाई जहां तक पहुंचनी चाहिए थी। और मैं संदीप भाई क्योंकि बीजेपी से, मैं बता दूं भाई को, बड़ा मुस्लिम वर्ग चाहे वोट आरएलडी के लिए खड़ा था वो वहां पर, चाहे वो सपा के लिए खड़ा था, पर सुरक्षा आपका जो मुद्दा था सबसे बड़ा, वो मुस्लिम पुरुषों ने भी कहा कि हाँ मेरा मोबाइल नहीं छीना जाता, हाँ मेरी चेन स्नैच नहीं होती, हाँ जो मैं कमा कर ला रहा होता हूं अब मैं रास्ते से गुजरता हूं तो मेरा छीनने के लिए कोई गुंडा मुझे नहीं मिलता। तो आप लोग राजनीति, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप ऐसे नकार नहीं सकते कांग्रेस को भी कि 60 साल रही है, जनता ने उसको भी प्यार दिया है। प्यार बटोर के रखना, फिर जनता को सब चीजें प्रोवाइड करना, कहीं ना कहीं खामी रह जाती है। इसलिए मैं कहती हूं कि बिल्कुल दूसरे नेताओं को गंदी तरह से नकारना, अपशब्द कहना, ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा। वो भी सब सम्मानित है, उन्होंने भी सालों साल राज किया है, हो सकता है उनकी कुछ खामियां भी रही हो, और जनता कब आपको गिरा दे और किसी और को फिर वापस से अपने आंखों पे बिठा ले, ये जनता के हाथ में होता है। फिर चाहे आप कितने भी लॉलीपॉप लेकर घूमते रहिए जनता के पीछे, फिर चाहे आप कितना भी खाना पानी पहुंचा दीजिए, फिर चाहे आप कितनी भी सुरक्षा दे दीजिए, एक बार अगर आप किसी बात से नजरों से गिरे तो फिर जनता कुछ भी कर देती है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को मैं पंजाब में भी देख रही हूँ, अच्छा आम आदमी पार्टी का एक और वो देखिए, आती है तो पूर्ण बहुमत के साथ आती है और हुर्रे बल्ले करती हुई आती है। तो आपको उससे भी सावधान भी रहना होगा। और अगर वो भी अच्छा करते हैं, मैं तो चाहती हूँ हमारा देश तरक्की करे, मैं तो चाहती हूँ पूरी दुनिया में हमारे भारत का डंका बोले, मैं तो चाहती हूँ कि जो भी लीडर्स हैं गरीब जनता तक, जन जन तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाए जिनके लिए हम आपको वोट करके आते हैं। उसमें अगर आम आदमी पार्टी भी अच्छा करती है, हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। अगर हाँ हमारे व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, हमारी हो सकता है कुछ चीजें ना उनसे मैच करती हो, आपका अपना एजेंडा है, उनका अपना एजेंडा है, लेकिन आप और सब नेताओं का आपकी क्या जिम्मेदारी है? देश को आगे ले जाना, भारत को एकजुट रखना, अंदर भी जो भारतीय जनता रहती है सबको प्रेम प्यार से लेकर आगे बढ़ना, ये हर पार्टी का है ना मोटिव। तो फिर उस पर ही चलिए सब लोग। मैं तो देश की जनता की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज सबको ऐसे बांधने की कोशिश करिए, बांटने की कोशिश कोई भी ना करे, ना हिंदू कहकर, ना मुस्लिम कहकर, ना जाट गुजर कहकर, आप सबको, हम सबको एकजुट कर लेकर चलना पड़ेगा। तभी हमारा भारत, उसी वाली संस्कृति जो हम बात करते हैं कि हमारा भारत है, 1000 तरीके के लोग हैं यहाँ पर, 1000 तरीके की भाषाएं हैं, लेकिन भारत का जब नाम आता है तो हर कोई सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है कि हम भारतीय हैं, भारत माता की जय करने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सब नेताओं को थोड़ा इस पर भी विचार करना चाहिए। और वो जो फिसड्डी विपक्षी हैं जो कभी भी एकजुट नहीं होते, एकजुटता का नाम देते हैं बस कि मैं भी आया था, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे वो भी आए, मुंबई वाले ने भी समर्थन दिया, एकजुट नहीं है वो लोग। अगर एकजुट होते तो फिर ये जो आप पर हम रिजल्ट देख रहे हैं ये कुछ और होते। शबनम जी, संदीप जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं आपके जो आपने कहा है। जी संदीप जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। शबनम बहन ने एक बात जो कही कि अब जो विरोध की राजनीति होती थी, जाति पाति में बांटने की राजनीति होती थी, वो बंद होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी इसी पर काम करती है कि ये इस तरह की राजनीति हम नहीं करते और ना हम करना चाहते हैं। रही बात आपके पंजाब में जीतने की, देखिए ये तो हम सबको मानना होगा कि इस वक्त का सिनेरियो जो पंजाब को लेकर कम से कम जो था, कांग्रेस वहां टूट चुकी थी, अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग जा चुके थे, उसके बाद कांग्रेस में भी चन्नी और सिद्धू ऐसे 2 गुट बन चुके थे। इसमें उनके बीच में भी आपस में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
तो जो कांग्रेस कई वर्षों से वहां पे सबसे ज्यादा मजबूत थी, वो कांग्रेस टूट चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली दल था, अकाली दल पहले से टूट चुका था, हम अकाली दल से हम अलग थे। तो ऐसे में जिस टूट का फायदा, इस जो आपस के विघटन का फायदा सीधे सीधे तौर पर आपने कमाया है। और आपके शबनम मैम बिल्कुल सही कह रही है, ये जो बंटवारे की जो राजनीति होती है, धर्म में बांटने की, तू जाट है, तू मुस्लिम है, तू अल्पसंख्यक है, ये राजनीति ही केजरीवाल की अब तक थी हिंदुस्तान में। बढ़त अब तक जो बढ़े है वो यही कारण, जैसे ओवैसी कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वही काम केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल जो है वो अलग अलग हिस्सों में पकड़ते हैं, वहां के अल्पसंख्यकों को पकड़ते हैं। वहां पर किस तरीके से दिल्ली का दंगा हम क्यों भूल जाते हैं, दिल्ली के दंगे की प्लानिंग हम क्यों भूल जाते हैं, वहां पर किस तरीके से उन्होंने वोट पाने के लिए किस तरीके से जो है वो अपनी व्यूहरचना तैयार करते। सिर्फ मुफ्त जनता को मुफ्त जो मिल रहा है वो कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, वो उनका अधिकार है जो दिया जा रहा है। और सरकारें वो मुफ्त देने के बाद किस तरीके से बैकडोर से वो वसूलती हैं, वो भी जो है उनको सोचना होगा, समझना होगा। तो ये मुफ्त का जो खेला है वो मात्र कुछ दिनों का होता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जो जहर, जो जाति के का जहर, आप बताइए, जेएनयू में जो नारेबाजी हुई थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो वहां पर जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए गए थे, उन नारों के बाद में क्या हुआ, किस तरह की राजनीति केजरीवाल ने किया। वहां पर किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में वही यही लोग वो किस तरीके से घुस आए थे, वहां पर एक किले को पूरा घेर लिया और वहां पर जाकर झंडे फहराने लगे। देखिए, इस देश में इस वक्त ये लग रहा है कि मैं कुछ कम्युनिटी, कुछ धर्म के लोगों को पटाकर उनके अपने आस्थाओं से, उनके अपनी मान्यताओं से खेलकर मैं शायद ऐसी राजनीति कर लूं कि कुछ दिनों के लिए मैं उनका वोट लेने के लिए मैं जो है उनको बाध्य कर दूंगा। और यही राजनीति केजरीवाल की दिल्ली में भी चली, यही राजनीति वहां वो पंजाब में भी खेल कर आए हैं, जो कि इस देश में एक बहुत बड़े खतरे का जो है निशानी है। क्योंकि उस पंजाब ने, एक बात देख लीजिए, पंजाब हमेशा से राष्ट्रभक्त रहा है। पंजाब में आज हमारी सेना में कई ऐसी जो है जो सेनाओं का जो गुट है, वो जो है सिख बटालियन और बाकी इस चीज के लिए जाना जाता है, जो सबसे बहादुर बटालियन मानी जाती है। ऐसे क्षेत्र में जो पाकिस्तान की बात करता है, जो पाकिस्तान जाने की बात करता है, पाकिस्तानियों की गले लगाने की बात करता है, उसे नकार दिया। लेकिन यह व्यक्ति केजरीवाल जिस तरीके से उनकी भावनाओं से खेला है, चाहे वो खालिस्तानियों के घर जाकर उनकी मीटिंग का मामला ले लीजिए, कितना बड़ा ये मामला था जो सीधे सीधे देशद्रोह से रिलेट करता है। उसके बाद ये लगातार इनकी जो चुनाव की जो कैंपेनिंग थी, वो अल्पसंख्यकों को भड़काने और बरगलाने और ऐसे में भाजपा के खिलाफ खड़े करने का इनकी पूरा षड्यंत्र था। और आपने एक चीज और देखिएगा, किसान आंदोलन जो छेड़ा गया था, वो जाट तो बाद में जोड़ दिए गए थे, उसमें पहले जो एक सिनेरियो दिखाने की कोशिश की गई थी, वो इन्हीं पंजाब के लोगों को और जो दिल्ली के अगल बगल के लोग थे उन्हें दिखाने की कोशिश की गई थी। तो ये प्लानिंग केजरीवाल की विघटन की, बांटने की, देश को तोड़ने की, समुदायों को तोड़ने की ये राजनीति है। और ये राजनीति कहीं ना कहीं देश के लिए घातक सिद्ध होगी। लेकिन साथ ही साथ हम सबको इस पर काम करना होगा। हम सब जो है इस हिस्से को लेकर काम करेंगे कि इस देश में केजरीवाल जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद भी देखिए, संदीप जी, कहां पर वो चुनाव लड़ते हैं, टाइम बड़ा जालिम होता है, दिल्ली हो। संदीप जी, टाइम बड़ा जालिम होता है। जी, लास्ट में खत्म करिए क्या, अगर जी। मैं बस 1 सेकंड की और मुश्किल से 10 सेकंड की बात है। जी। वो चुनाव लड़ते हैं तो दिल्ली जाकर चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में उसी तरह के जो माइंडसेट लोग हैं उनके हित की बात करते हैं। उसके साथ साथ वो पंजाब जाते हैं, गोवा जाते हैं, और इसी तरह की जहां पर वो उकसा सके, भड़का सके, तोड़ सके लोगों को, और उसी तरह की राजनीति करते हैं। और ये राजनीति देश के लिए घातक है।
इसलिए केजरीवाल की इस राजनीति का जो है देश के प्रत्येक भारतीय को, जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है या अपने हिंदुस्तान को तोड़ने के विरोध करने वालों से जो नफरत करता है, ऐसे लोगों को समझना होगा और ऐसे नेताओं का संज्ञान लेना होगा कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। ताहिर साहब, ये आपको अब फ्यूचर, आप बहुत समय रखते हैं, आपको अब फ्यूचर क्या लगता है आने वाले 2, 4, 5 साल? देखिए डॉक्टर साहब, फ्यूचर काफ़ी सेफ है भारत में, इसलिए कि सेंटर की सरकार स्टेबल है और लगता है कि अगला इलेक्शन भी बीजेपी जीतेंगे। और इनका मिशन जो है बीजेपी का कोई ज़ाती जेबें भरने का नहीं है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेके जो मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े कैबिनेट हम मिनिस्टर्स देखते हैं, सब बहुत डेडिकेटेड लोग हैं। गडकरी जी हों, जयशंकर जी हों, राज सिंह हों, मतलब ये बड़े ही डेडिकेटेड पैशनेट लोग हैं। मैंने अभी पीछे बात की थी, जो इम्पोर्टेंट बात है कि भारत अब सिर्फ भारत के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, भारत पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मोदी जी ने अपने सिक्योरिटी के लेवल पे भी कंट्री को और जो बिजनेस की कनेक्टिविटी है वर्ल्ड वाइड कर दी। अभी हमने यूक्रेन रशिया के टेंशन में देखा कि उन्होंने अपनी सोवरेन पॉलिसी भी रखी और दोनों जो सुपर पावर्स हैं उनको भी मैसेज दिया कि भाई हम अपने तौर पर ही डिसीजन करेंगे और अच्छा करेंगे जो हम करेंगे। तो फ्यूचर तो बड़ा, मुझे तो फ्रैंकली बहुत ब्राइट दिखता है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वहाँ इस वक्त स्टेबल है। सबसे बड़ी जो स्टेट है उसमें वही डबल इंजन वाली सरकार दोबारा आ गई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चूँकि वो एक ही पेज पे खड़े हैं तो खामखा की कन्फ्रंटेशन नहीं होगी। और मैं तो अभी रिसेंटली दिसंबर में देख कर आया हूँ यूपी में जिस तरह इंडस्ट्रीज़ और जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है, वो अब इनकी सरकार दोबारा री इलेक्ट हो जाने के बाद लग रहा है कि वो चीज़ें और आगे जाएंगी। तो वो भी जो इंटरनल इकॉनमी है वो भी बड़ी बेहतर जा रही है, एक्सटर्नल जो इकोनॉमिक रिश्ते हैं वो भी बेहतर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत का जो फ्यूचर है, आपने पूछा अगले 4-5 साल में, वो तो बड़ा ब्राइट है। बाकी फिर भगवान जाने हैं। और शबनम जी, आपका और संदीप जी, आप दोनों का समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप आ जाते हैं। इसी तरीके से आगे भी आपको कष्ट देते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। और डॉक्टर साहब, आपको, आपके तमाम दर्शकों को, ताहिर साहब को अब हिंदुस्तान में बहुत बड़ा पर्व होली हम मनाने जा रहे हैं, उसकी शुभकामना देते हैं, आपके दर्शकों को शुभकामना देते हैं। और इसी के साथ जो है आपका आभार, धन्यवाद। रमजान भी आने वाले हैं संदीप भाई, आपको रमजान की भी मुबारकबाद। डॉक्टर ताहिर गौरा, डॉक्टर शांता को भी नहीं, होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, रमजान की भी। और जो भी अच्छे दिन आते हैं, जो भी अच्छे दिन आते हैं, जो भी त्योहार वाले मौके आते हैं, हमारे देश के हमारे अपने हैं, अपने यही हमारा भारत है। हम सारे त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। यही भारत। धन्यवाद आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। ताहिर साहब, ये जो इशू है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अब होता जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब अपोजिशन वालों को या तो समझ नहीं आ रही। अब जैसे ममता जो है वो अपनी झंडी उठा के घूम रही है, शरद पवार 80 साल की उम्र होगी, वो अपना झंडी लेके घूम रहे हैं। मतलब इनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि अगर हमने कुछ करना है तो कम से कम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए और उसके बीच में एक क्लियर लीडर जो है वो सामने आए। कांग्रेस तो होगी ख़त्म, लेकिन वो वहाँ पे हर सबको ही लीडर है। बीजेपी में ये बड़ी क्लैरिटी है कि लीडर तो एक है ना जी। डॉक्टर साहब, बात ये है कि ऑपोजिशन की जो पार्टियां अलग अलग हैं ये सारी, उनमें तो लीडर कोई ना कोई है ही है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस खत्म होगी। हम बार बार बात कर रहे हैं 2-2 सीटों पे लोग भारत में नहीं पूरी दुनिया में गिरते आके। जब तक ये बेटा और बेटी है ना वो लेकिन वो उसमें लीडर तो है ना जो भी है। डॉक्टर साहब, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि वो आपस में क्यों मिले, उनके आपस में मफादात कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते। और ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। आप जर्मनी में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, को आप 10 पार्टियां काम कर रही हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जो आपकी चिंता है भारत में डेमोक्रेसी के फ्यूचर के हवाले से, मुझे वो नहीं है, क्योंकि बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है। जो अपोजिशन है
वो इसी तरह इमर्ज होगी। अब देखिए मतलब आप जो है जैसा मैंने कहा, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू उनके स्टाइल से एग्री नहीं करता, लेकिन एक वर्ड था वो आ गई, अब वो परफॉर्मेंस करेंगे तो रहेंगे, नहीं करेंगे तो उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। चलिए सबको बहुत शुक्रिया सबको सबका। सबको होली की अपने टैग टीवी की फैमिली की तरफ से भी बधाई दे देते हैं। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, और हम भी होली मनाएंगे। ठीक है, यहाँ कनाडा में मनाते हैं, यहाँ पे भी मनाएंगे। हाँ जी मनाते हैं यहाँ पर। एनीवे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रोग्राम को देखा। प्लीज़ कमेंट्स इसी तरीके से देते रहा करें, और कंट्रीब्यूट जो है वो आप ज़रूर किया करें। आपको सब पता है तरीके कैसे, 4-5 तरीके हैं। आप वहाँ पर टैग टीवी के ऊपर भी जाके स्लैश कर सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर भी बटन लगा हुआ है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है कि आप कुछ भी करें, कम से कम इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों मित्रों के बीच ज़रूर सोशल जो आपके नेट्स हैं उनके ऊपर आपस में मतलब मेल तोल जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, और इसको सब्सक्राइब जो है वो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका करता हूँ धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल वीकेंड।